हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशन पॉइंट फार्मेसी। सो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं इंसुलिन हार्मोन्स। इंसुलिन हार्मोन्स में आज हम देखेंगे कि इंसुलिन हार्मोन्स किस तरीके से सिक्रीट होता है, किस तरीके से प्रोड्यूस होता है, देन फिर सिक्रीशन किस तरीके से होता है, और फिर सिक्रीट होने के बाद ये ब्लड के थ्रू कैसे हमारे सेल्स में अपने फंक्शन को करता है। तो आज के लेक्चर में हम इन चीज़ों को कवर करने वाले हैं। पहले तो ये समझते हैं इंसुलिन कहाँ से सिक्रीट हुआ, कहाँ पे प्रोड्यूस हुआ। तो इंसुलिन प्रोड्यूस होता है पैनक्रियाज में। पैनक्रियाज कहाँ पे प्रेजेंट है? स्टोमक और स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में। ड्यूडेनम जो कर्व है, उस कर्व के बीच में ये पैनक्रियाज प्रेजेंट है। और पैनक्रियाज कैसा ग्लैंड है? हेट्रोक्राइन ग्लैंड, मतलब इंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों ही पैनक्रियाज में प्रेजेंट है। तो ये कहलाएगा हेट्रोक्राइन ग्लैंड। अब ये इंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड है क्या? तो एक बार से रिवाइज करते हैं। इंडोक्राइन ग्लैंड वैसा ग्लैंड है जो हॉर्मोन्स या कोई सब्सटेंस सिंथेसाइज करता है और सिंथेसिस के बाद डायरेक्ट ही उसे सिक्रीट करता है ब्लड वेसल्स में। डायरेक्ट सिक्रीशन कहाँ पे किया? ब्लड वेसल्स में। और एक्सोक्राइन ग्लैंड कैसा ग्लैंड है? जो सब्सटेंस प्रोड्यूस किया, सिंथेसाइज किया, और सिंथेसाइज करने के बाद उसे सिक्रीट करने के लिए उससे डक्ट की ज़रूरत पड़ती है। वो डक्ट के थ्रू उस सब्सटेंस को ब्लड वेसल्स तक या फिर अदर सेल्स तक सिक्रीट करता है। तो जहाँ भी डक्ट प्रेजेंट है वो कहलाएगा एक्सोक्राइन ग्लैंड, और विथआउट डक्ट वाले जो ग्लैंड है वो कहलाएंगे इंडोक्राइन ग्लैंड। तो हमारा जो पैनक्रियाज है वो हेट्रोक्राइन ग्लैंड है, क्योंकि बोथ आर प्रेजेंट, एक्सोक्राइन एज वेल एज इंडोक्राइन ग्लैंड्स। इंडोक्राइन पोर्शन है वो कहलाता है आइलेट्स ऑफ लैगरेंस। आइलेट्स ऑफ लैगरेंस ये सिर्फ और सिर्फ 1% पैनक्रियाज में प्रेजेंट है, मतलब 1% पोर्शन है इंडोक्राइन ग्लैंड और अदर 99% पोर्शन क्या है? एक्सोक्राइन ग्लैंड। पैनक्रियाज सिक्रीट करता है डाइजेस्टिव इंजाइम्स। वो सिक्रीट होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड के थ्रू, डक्ट के थ्रू, ठीक है। लेकिन जो इंसुलिन है वो कौन सिक्रीट करता है? इंडोक्राइन ग्लैंड। और ये इंसुलिन के लिए डक्ट जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट प्रोडक्शन होता है और फिर ब्लड वेसल्स में सिक्रीट होता है विथआउट डक्ट। तो एंडोक्राइन पोर्शन सिर्फ 1% प्रेजेंट है और एक्सोक्राइन पोर्शन 99% प्रेजेंट होता है पैनक्रियाज में। एंडोक्राइन पोर्शन में अल्फा सेल और बीटा सेल प्रेजेंट है। जब आप जूम करोगे, फॉर एग्जाम्पल ये स्टोमक है, ये ड्यूडेनम है और फिर ये इंटेस्टाइन, तो ये इस कर्व के बीच क्या प्रेजेंट है? पैनक्रियाज प्रेजेंट है, ठीक है। ये पैनक्रियाज में जब आप जूम करोगे तो इसमें प्रेजेंट है डक्ट। ये डक्ट से क्या सिक्रीट हो रहा है? डाइजेस्टिव एंजाइम्स। और अदर कुछ पोर्शन में क्या प्रेजेंट है? इंडोक्राइन ग्लैंड। वो इंडोक्राइन ग्लैंड को जब आप जूम करोगे, फॉर एग्जांपल इसे मैंने जूम किया, तो आपको दिखेंगे दो टाइप के सेल, अल्फा सेल और बीटा सेल। अल्फा सेल और बीटा सेल। अल्फा सेल क्या सिक्रीट करता है? ग्लूकागॉन हार्मोन्स। ये जो अल्फा सेल है ये क्या बनाता है? ग्लूकागॉन हार्मोन्स। और जो बीटा सेल है ये क्या बनाता है? इंसुलिन हार्मोन्स। ग्लूकागॉन हार्मोन्स का काम क्या है? ये एलिवेट कर देता है हमारे ब्लड ग्लूकोज को। इसका काम क्या है? ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देना। और बीटा सेल क्या सिक्रीट किया है? बीटा सेल प्रोड्यूस करता है इंसुलिन हार्मोन्स, और ये इंसुलिन हार्मोन्स का काम क्या है? ब्लड ग्लूकोज लेवल को डाउन करना, ठीक है। नॉर्मल रेंज क्या है? ब्लड में ग्लूकोज का नॉर्मल रेंज होना चाहिए 80 to 120 mg/dl। अगर इससे कम है तो क्या है? हाइपोग्लाइसीमिया, मतलब ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम है, वो टर्म कहलाएगा हाइपोग्लाइसीमिया। और अगर इससे ज़्यादा है, 120 से ज़्यादा है, तो वो टर्म कहलाएगा हाइपरग्लाइसीमिया, मतलब ब्लड में ग्लूकोज लेवल ज़्यादा है। जब भी 80 से कम होता है, प्लस माइनस रेंज चलता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर 70, 125 लिख दो तो भी ये नॉर्मल रेंज ही होगा, प्लस माइनस 10, 5 चलता है।
बट हम राउंड फिगर लेके चलते हैं 80 to 120 mg/dl। अगर 180 से कम हो जाए तो हाइपोग्लाइसीमिया। जब भी ब्लड में ग्लूकोज लेवल 180 से कम हो तो क्या होता है, अल्फा सेल सिक्रीट करता है ग्लूकागॉन, और ये क्या करता है, हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, मतलब जब 80 से कम होता है ग्लूकोज तो ये किसे स्टिमुलेट करता है, ये सिग्नल किसे भेजता है, बीटा सेल अल्फा सेल को। और अल्फा सेल पॉजिटिव सिग्नल जैसे ही उसे मिलता है तो वो क्या सिक्रीट करता है, ग्लूकागॉन। और ये क्या करता है, ग्लूकागॉन हमारे ब्लड वेसल्स को नॉर्मल रेंज में लाने के लिए हेल्प करता है। ठीक उसी तरीके से जब 120 mg/dl से 120 से ज़्यादा हो जाए ब्लड ग्लूकोज तो ये क्या करेगा, ये पॉजिटिव सिग्नल भेजेगा, स्टिमुलेट करेगा बीटा सेल को। बीटा सेल क्या करेगा, जैसे ही ये बीटा सेल जो है वो ग्लूकोज सेंसर है, ठीक है, ये ग्लूकोज को सेंस करता है। जब ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ता है तो बीटा सेल सेंस कर लेता है उसे, और उसे पता चल जाता है कि अब उसे सिक्रीट करना है हॉर्मोन्स। कौन हार्मोन, कौन सा हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन। तो ये बनाएगा इंसुलिन हार्मोन, और इंसुलिन हार्मोन क्या करेगा, हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करेगा, 80 to 120 के बीच में रखने में ये हेल्प करेगा। तो इस तरीके से ये रेगुलेशन चलता है हमारे बॉडी में। एक्सोक्राइन पोर्शन जो है पैनक्रियाज में, एक्सोक्राइन पोर्शन जो है वो 99% प्रेजेंट है। ठीक है, ऐसी नाइस सेल, और ये सिक्रीट करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स वगैरह। इस फिगर में देखिए जो भी मैंने बताया वो यही फिगर है। तो इस फिगर में देखिए किस तरीके से इंसुलिन और ग्लूकागॉन रेगुलेशन चलता है हमारे बॉडी में। ब्लड वेसल्स है ये, नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल 80 से 120 mg/dl होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल ग्लूकोज लेवल है, देन फाइन। फिर क्या होता है, जो भी हम खाएं, फूड लिए, हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल आफ्टर ईटिंग, खाना खाने के बाद हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, क्योंकि जो भी हम न्यूट्रिएंट्स वगैरह लेते हैं उसमें ग्लूकोज प्रेजेंट है और वो हमारे ब्लड के ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। तो क्या होता है, पैनक्रियास के बीटा सेल उसे सेंस करते हैं, बीटा सेल सिक्रीट करना शुरू करते हैं किसे, इंसुलिन हार्मोन को। ये इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, जो लीवर है, लीवर में क्या हो रहा होता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। साथ ही साथ ये इंसुलिन क्या करता है, जो भी सेल्स है उसके अपटेक को बढ़ा देता है, मतलब ग्लूकोज अपटेक को इंक्रीज कर देता है, ताकि ब्लड में जो भी ग्लूकोज है वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स में चला जाए और ब्लड ग्लूकोज लेवल डाउन हो जाए। और लीवर में ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है ताकि ग्लूकोज सिक्रीट ना हो पाए ब्लड में। फिर क्या होता है, जब ब्लड में ग्लूकोज लेवल डाउन होता है तो ब्लड ग्लूकोज लेवल जब ड्रॉप होता है तो पैनक्रियाज क्या सिक्रीट करता है, पैनक्रियाज में अल्फा सेल प्रेजेंट है और वो सिक्रीट करते हैं ग्लूकागॉन। ये ग्लूकागॉन क्या करते हैं, हमारे लीवर में जाकर ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज में, ग्लूकोज के फॉर्म में, और फिर ग्लूकोज कहाँ पे सिक्रीट होता है, हमारे ब्लड वेसल्स में। तो इस तरीके से ये रेगुलेशन चलता रहता है। जब भी ग्लूकोज डाउन होता है तो एलिवेट करने के लिए अल्फा सेल एलिवेट करता है उसे, और जब भी ग्लूकोज एलिवेट होता है तो इंसुलिन उसको डाउन करने में हेल्प करता है, और ये बैलेंस बना के रखता है। आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे। इसमें देखते हैं हम इंसुलिन के कुछ डेफिनेशन और इसके इंट्रोडक्शन को। तो यहाँ पे इंसुलिन जो है वो 2 चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन से बने हुए हैं, हैविंग 51 अमाइनो एसिड, टोटल अमाइनो एसिड प्रेजेंट है 51। मतलब जो इंसुलिन है ये एक पेप्टाइड हॉर्मोन्स है, 2 सब यूनिट से मिलकर बना है, एक ए चेन और बी चेन। ठीक है, और टोटल अमाइनो एसिड प्रेजेंट है 51। ए चेन हैज 21 अमाइनो एसिड, ए चेन में 21 अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं और बी चेन में 30 अमाइनो एसिड। ठीक है, 21 और 30 अमाइनो एसिड। दीज चेन आर हेल्ड टुगेदर बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड। ये जो चेन है ए चेन और बी चेन, ये आपस में बॉन्ड बनाए हुए रहते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड। ठीक है, ये आपस में जुड़े होते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू। देयर आर माइनर डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन, पोर्क एंड बीफ इंसुलिन। अगर हम ह्यूमन इंसुलिन, पिग के इंसुलिन और काऊ बफेलो के इंसुलिन को देखें तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इंसुलिन में। ठीक है, सिमिलर है, काफ़ी सिमिलर है, और सबसे ज़्यादा सिमिलर है पोर्क इंसुलिन, ह्यूमन इंसुलिन काफ़ी ज़्यादा होमोलोगस है, काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है।
इंसुलिन सिंथेसाइज इन बीटा सेल ऑफ पेनक्रियाज, ठीक है, यहाँ तक हम समझ चुके हैं। एज अ सिंगल चेन पेप्टाइड, जब इंसुलिन सिंथेसाइज होता है हमारे बीटा सेल से तो वो होता है सिंगल चेन पेप्टाइड, ठीक है, सिंगल चेन पेप्टाइड, और आपस में ये डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े हुए नहीं होते हैं, ठीक है, जो ए चेन और बी चेन है वो आपस में जुड़े नहीं रहते हैं। जब आपस में ये जुड़े नहीं रहते हैं तो ये कहलाता है प्री प्रो इंसुलिन, ठीक है, और इसमें प्रेजेंट है 110 अमाइनो एसिड। प्री प्रो इंसुलिन में प्रेजेंट होता है 110 अमाइनो एसिड, जिसमें से क्या होता है 24 अमाइनो एसिड रिमूव हो जाते हैं और वो कन्वर्ट हो जाता है प्रो इंसुलिन में, ठीक है। प्री प्रो इंसुलिन में 110 अमाइनो एसिड प्रेजेंट है, उसमें से आप -24 कर दो, और तो -24 करने के बाद ये कन्वर्ट हो गया प्रो इंसुलिन में। और सी पेप्टाइड स्प्लिट ऑफ बाय प्रोटियोलाइसिस इन गोल्जी एपरेटस। साथ ही साथ अब यहाँ पे फिगर से समझ सकते हैं हम, नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, जब बीटा सेल से सिक्रीट हुआ है, बीटा सेल ने सिंथेसाइज किया है इंसुलिन को, तो वो किस फॉर्म में है, प्री प्रो इंसुलिन के फॉर्म में, जिसमें कितने अमाइनो एसिड प्रेजेंट है, 110 अमाइनो एसिड, ठीक है। ये है ए चेन, ये जो है वो है सी पेप्टाइड, ठीक है, सी पेप्टाइड, और सी पेप्टाइड मतलब कनेक्टिंग पेप्टाइड, ठीक है, ये ए चेन और बी चेन को कनेक्ट करता है सी पेप्टाइड, और ये है फॉर एग्जांपल बी चेन। ओके, यहाँ तक समझ गए आप। ये अभी आपस में कनेक्ट नहीं है, डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट नहीं है, और ये कहलाएगा प्री प्रो इंसुलिन। इसमें 110 अमाइनो एसिड प्रेजेंट है। देन फिर ये कन्वर्ट हुआ प्रो इंसुलिन में। प्रो इंसुलिन में कब, ये प्रो इंसुलिन कब कहलाएगा, जब इसमें ए चेन और बी चेन आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड बना ले, ठीक है, ये जो है ये डाइसल्फाइड बॉन्ड है, यहाँ तक समझ गए आप। अगेन फिर क्या होता है गोल्जी एपरेटस में, ये अभी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में है, फिर ये कन्वर्ट हुआ प्रो इंसुलिन में, कहाँ पे, गोल्जी एपरेटस में। गोल्जी एपरेटस में क्या हुआ, प्रोटियोलाइसिस, जिसमें क्या हुआ, सी पेप्टाइड अलग हो गए और ए चेन बी चेन अलग हो गए। ये ए चेन बी चेन और डाइसल्फाइड बॉन्ड्स कहलाएगा इंसुलिन, और ये जो कनेक्टिंग पेप्टाइड्स थे सी बॉन्ड, सी पेप्टाइड, वो क्या हो गए, अलग हो गए। ये दोनों अब अलग अलग फॉर्म में है। इस फिगर में समझते हैं किस तरीके से इंसुलिन सिंथेसाइज हुआ सेल में। इंसुलिन mRNA के थ्रू बनाया गया, ठीक है, राइबोसोम ने उसे रीड किया, प्रोटीन बनाया, वो प्रोटीन कैसा है, इंसुलिन है, ये हार्मोन है, ठीक है। इंसुलिन हार्मोन अभी किस फॉर्म में है, प्री प्रो इंसुलिन के फॉर्म में है, जिसमें 110 अमाइनो एसिड प्रेजेंट है, ठीक है। ये कहाँ पे है, इंडोप्लाज्मिक, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से फिर वो गोल्जी एपरेटस में जाता है। गोल्जी एपरेटस में जाने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड अटैच हो गए, ए सेल और बी सेल में, बी सेल के बीच डाइसल्फाइड बॉन्ड अटैच हो गए, और साथ ही साथ क्या हुआ, डाइसल्फाइड बॉन्ड अटैच होने के बाद ये अब क्या बन गया, प्रो इंसुलिन। प्रो इंसुलिन बनने के बाद यहाँ पे प्रो इंसुलिन का क्या हुआ, प्रोटियोलाइसिस, मतलब सी पेप्टाइड अलग हो गया और जो इंसुलिन है ए चेन और बी चेन वो अलग। अब ये इंसुलिन और सी पेप्टाइड दोनों ही हमारे ब्लड में सिक्रीट हो गए साथ में, यहाँ तक समझ गए आप। सी पेप्टाइड स्प्लिट ऑफ हो गया गोल्जी एपरेटस में, और बोथ सी पेप्टाइड और इंसुलिन फिर देन स्टोर्ड होते हैं ग्रेन्यूल्स में, और फिर फर्दर रिलीज होते हैं, सिक्रीट होते हैं हमारे ब्लड वेसल्स में। यहाँ पे हम समझते हैं इंसुलिन प्रोडक्शन एंड सिक्रीशन। इंसुलिन किस तरीके से प्रोड्यूस होता है सेल में, बीटा सेल में, और फिर किस तरीके से सिक्रीट होता है ब्लड वेसल्स में। तो फॉर एग्जाम्पल ये पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज में प्रेजेंट है बीटा सेल। जब आप इसे जूम किए, ये क्या है, बीटा सेल, ठीक है, ये मान लो बीटा सेल है। बीटा सेल में प्रेजेंट है यहाँ पे एक ट्रांसपोर्टर, ठीक है, जिसका नाम है GLUT2, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, ठीक है, ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है। यहाँ पे एक और
प्रेजेंट है चैनल, पोटेशियम चैनल, ठीक है। ये क्या है? पोटेशियम चैनल। ये है एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल। एटीपी ये चैनल क्या है? एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल। यहाँ पे एक और चैनल प्रेजेंट है, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल, ठीक है। ये है वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल। सेल में ऑब्वियस सी बात है न्यूक्लियस प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है। न्यूक्लियस में डीएनए प्रेजेंट है। डीएनए बनाया एमआरएनए। इस एमआरएनए में कोड प्रेजेंट है, क्या बनाने के लिए? इंसुलिन बनाने के लिए। एमआरएनए बनने के बाद ये न्यूक्लियस से कहाँ पे आ गया? ट्रांसपोर्ट होकर साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में आने के बाद इस एमआरएनए को कौन रीड करता है? राइबोसोम। इस एमआरएनए को कौन रीड किया? राइबोसोम। राइबोसोम रीड किया और फिर जो भी प्रोटीन बनने के लिए कोड उसमें प्रेजेंट है वो प्रोटीन को सिंथेसाइज किया, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कैसा प्रोटीन बनेगा? इंसुलिन। प्रोटीन सिंथेसाइज हो चुका। ये अभी क्या है? प्री प्रो इंसुलिन, ठीक है। ये अभी क्या है? ये अभी कहाँ पे स्टोर्ड होंगे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ठीक है। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये प्रोटीन स्टोर्ड है। किस फॉर्म में स्टोर्ड है? प्री प्रो इंसुलिन के फॉर्म में, जिसमें 110 अमाइनो एसिड प्रेजेंट है, ठीक है। ये फर्दर क्या होता है? ये इसमें से -24 कर दो। -24 होने के बाद यहाँ पे 86 अमाइनो एसिड बच गए। अब ये बन चुका है प्रो इंसुलिन। प्रो इंसुलिन। और ये प्रो इंसुलिन कहाँ पे बनेगा? गोल्जी एपरेटस में। ये कहाँ पे बना है? गोल्जी एपरेटस में। गोल्जी एपरेटस में क्या हुआ? 110 अमाइनो एसिड में -24 हो गए और ये अब बच गया 86 अमाइनो एसिड। इसमें क्या क्या प्रेजेंट है? ए चेन, बी चेन और सी पेप्टाइड। एक ए चेन प्रेजेंट है, फिर सी पेप्टाइड प्रेजेंट है, देन बी चेन प्रेजेंट है। ए चेन और बी चेन आपस में कनेक्ट है सी पेप्टाइड से, ठीक है। और यहाँ पे दो डाइसल्फाइड बॉन्ड भी है। ए चेन और बी चेन के बीच दो डाइसल्फाइड बॉन्ड भी है। ए चेन में प्रेजेंट है 21 अमाइनो एसिड और बी चेन में प्रेजेंट है 30 अमाइनो एसिड। 30 अमाइनो एसिड टोटल होते हैं 51 अमाइनो एसिड। तो ए चेन कंटेन करता है 21, बी चेन करता है 30 और सी पेप्टाइड जो है उसमें होते हैं 35 अमाइनो एसिड। अब आप ऐड कर लो 86 अमाइनो एसिड। तो प्री प्रो इंसुलिन में प्रेजेंट है 86 अमाइनो एसिड। कहाँ पे? गोल्जी एपरेटस में। ये स्टोर्ड कहाँ पे? गोल्जी एपरेटस में। गोल्जी एपरेटस में फिर क्या होता है? प्री प्रो जो प्रो इंसुलिन है, ये प्रो इंसुलिन प्रोटियोलाइसिस हो जाता है और यहाँ पे ये प्रो इंसुलिन दो पार्ट में टूट जाते हैं। एक सी पेप्टाइड और एक इंसुलिन। मतलब ये सी पेप्टाइड अलग और ए चेन और बी चेन आपस में जो डाइसल्फाइड बॉन्ड से अटैच्ड है वो अलग हो चुके हैं, ठीक है। तो जब आप इंसुलिन में देखोगे तो सिर्फ प्रेजेंट है 21 और 30 अमाइनो एसिड। अब ऐड कर लो तो 1 3 4 5 51 टोटल अमाइनो एसिड 51 है इंसुलिन में प्रेजेंट, क्योंकि सी पेप्टाइड तो अलग हो चुका है जिसमें 35 अमाइनो एसिड प्रेजेंट थे। यहाँ पे गोल्जी एपरेटस में क्या होती है? प्रोटियोलाइसिस होने के बाद वो फिर ग्रेन्यूल्स में पैक हो जाते हैं, पैकिंग होती है। इंसुलिन और सी पेप्टाइड दोनों ही पैक होते हैं ग्रेन्यूल्स में और गोल्जी एपरेटस बहुत सारे ग्रेन्यूल्स को रिलीज करता है।
बहुत सारे ग्रेन्यूल्स को रिलीज करता है, जिसमें क्या कंटेन है, इंसुलिन कंटेन है, सी पेप्टाइड चेन, सी पेप्टाइड भी कंटेन है, ठीक है, इंसुलिन सी पेप्टाइड, इंसुलिन सी पेप्टाइड। और ये तीनों ही जब सेल के बाहर आते हैं एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस से, तो ये इंसुलिन और सी पेप्टाइड दोनों ही साथ में रिलीज होते हैं और ब्लड वेसल्स में सिक्रीट होते हैं। तो ये इस तरीके से बनता है हमारे सेल में, बीटा सेल में। अब हम समझते हैं ये बनने के बाद रिलीज कैसे हुआ, सेल के बाहर किस तरीके से आता है। GLUT2 ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट है, GLUT2 ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। यहाँ से एंट्री होती है ग्लूकोज की। ग्लूकोज का हमें कहाँ से मिला, जो भी हम खाना खाए, फूड लिए, वहां से हमें क्या मिला, न्यूट्रिएंट्स में प्रेजेंट है ग्लूकोज। ग्लूकोज जब ब्लड में बढ़ा, ब्लड में जब ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हुआ तो बीटा सेल उसको सेंस किया। बीटा सेल सेंस करने के बाद क्या होता है, ये ग्लूकोज लेवल बीटा सेल के अंदर गया, वहां पे क्या हुआ, ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू 6 ग्लूकोज फॉस्फेट, फिर ये कन्वर्ट होता है पायरूवेट में, और पायरूवेट क्रेब साइकिल फॉलो करता है, और क्या सिंथेसिस, क्रेब साइकिल में क्या बनता है, एटीपी। ये एटीपी एनर्जी है, ठीक है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये क्या करता है, जाकर पोटेशियम चैनल को ब्लॉक कर देता है, ठीक है। अब पोटेशियम सेल के बाहर नहीं जा पा रहे और सेल के अंदर ही क्या हो गया, पोटेशियम लेवल इंक्रीज। पोटेशियम कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है, तो सेल के अंदर अब क्या हो गया, डीपोलराइजेशन, मतलब पोलैरिटी क्या हो गई है, पॉजिटिव, डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन होने से जब सेल पॉजिटिवली पोलराइज्ड हो गया बिल्कुल पूरी तरीके से, तो ये क्या करते हैं, इस कैल्शियम चैनल को स्टिमुलेट कर देते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, इस चैनल से कैल्शियम की एंट्री, ठीक है, यहाँ से कैल्शियम एंटर करना शुरू हो गया सेल के अंदर। जब कैल्शियम सेल के अंदर एंटर करता है तो सेल कॉन्ट्रैक्शन होता है, और कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद और यहाँ से ये इंसुलिन ग्रैन्यूल्स जो है, इंसुलिन और सी पेप्टाइड, वो ग्रैन्यूल्स क्या हो गए, एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू रिलीज हो गए। ग्रैन्यूल्स के अंदर जो भी इंसुलिन और सी पेप्टाइड है वो क्या हो गए, रिलीज हो गए, ठीक है। और ये कहाँ चला गया, हमारे ब्लड वेसल्स में। ब्लड वेसल्स में इंसुलिन और सी पेप्टाइड दोनों ही प्रेजेंट है। ब्लड वेसल्स में जाने के बाद फिर हमारे पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू ये इंसुलिन हमारे बॉडी के सेल्स तक पहुंचते हैं, जहां भी उसे जाना है, टारगेटेड सेल तक। अब इस स्लाइड में हम समझते हैं इंसुलिन रिसेप्टर एंड सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे। इंसुलिन किस तरीके से रिसेप्टर से बाइंड हुआ, और फिर रिसेप्टर से बाइंड होने के बाद किस तरीके से सेलुलर फंक्शन, सेलुलर रिस्पॉन्स मिला हमें। एक बात हमेशा ध्यान रखना है, जो इंसुलिन है वो सेल के अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि इंसुलिन कैसा है, पेप्टाइड है, बिग मॉलिक्यूल्स है, और साथ ही साथ पोलर नेचर का है। और जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन कैसा है, लिपिड नेचर का होता है, ठीक है। तो पोलर सब्सटेंस सेल मेम्ब्रेन के अंदर नहीं जा सकते जब तक वो लिपिड ना हो। तो इंसुलिन कैसा है, पोलर नेचर का है, और पेप्टाइड है, तो बिग मॉलिक्यूल्स है, तो ये हमारे सेल के अंदर नहीं एंटर कर सकते। बट ये सेल के अंदर तो एंटर नहीं कर सकते, बट इस इंसुलिन को सेल के अंदर बहुत कुछ करना है, ठीक है, बहुत सारे फंक्शंस को करने हैं। तो ये कैसे करेंगे, अब सेल के अंदर तो जा नहीं सकते, तो ये क्या करता है, इंसुलिन टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर से जाकर बाइंड होता है। ये एक ऐसा रिसेप्टर है जो सेल के बाहर साइड भी प्रेजेंट है, अल्फा सब यूनिट सेल के बाहर साइड प्रेजेंट है, सेल मेम्ब्रेन के बाहर साइड। और बीटा सब यूनिट, ये जो पोर्शन क्या है, बीटा सब यूनिट कहाँ पे प्रेजेंट है, सेल मेम्ब्रेन के बिटवीन और सेल मेम्ब्रेन के इनसाइड प्रेजेंट है। इनसाइड जो बीटा यूनिट प्रेजेंट है उसमें क्या प्रेजेंट है, टायरोसिन रेसिड्यू। ये जो है ये टायरोसिन रेसिड्यू है। जब इंसुलिन आकर बाइंड हुआ रिसेप्टर से, अभी ये रिसेप्टर इनएक्टिव फॉर्म में है, ठीक है। इंसुलिन जैसे ही आके बाइंड होता है, ये रिसेप्टर के साथ आकर फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाते हैं, ये एक दूसरे को फॉस्फोराइलेट कर देता है, ठीक है। टायरोसिन क्या हो जाता है, फॉस्फोराइलेट हो जाता है। यहाँ पे ये रिसेप्टर फॉर एग्जांपल प्रेजेंट है, यहाँ पे टायरोसिन रेसिड्यू प्रेजेंट है, ये अभी इनएक्टिव फॉर्म में है,
ठीक है। जैसे ही यहाँ पे इंसुलिन बाइंड हुआ अल्फा सब यूनिट से, जो कि कहाँ प्रेजेंट है, सेल मेम्ब्रेन के आउटसाइड प्रेजेंट है, और बीटा सब यूनिट कहाँ पे प्रेजेंट है, सेल मेम्ब्रेन के बीच में। फॉर एग्जाम्पल ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के बीच में भी प्रेजेंट है और इनसाइड सेल भी प्रेजेंट है। इंसुलिन बाइंड होने के बाद क्या होता है, बीटा सेल में जो टायरोसिन रेसिड्यू प्रेजेंट है वो एक दूसरे को फॉस्फोराइलेट कर देते हैं। ठीक है, ये सारे जो टायरोसिन है ये क्या हो गए, फॉस्फोराइलेशन ऑफ टायरोसिन रेसिड्यूज। जब इंसुलिन बाइंड हुआ तो टायरोसिन रेसिड्यूज क्या हो गया, फॉस्फोराइलेट हो गया। फॉस्फोराइलेट होने के बाद जैसे ये फॉस्फोराइलेट हुआ, हमारे सेल के अंदर एक प्रोटीन प्रेजेंट है, IRS1 प्रोटीन। ठीक है, IRS1 प्रोटीन। ये IRS1 अभी इनएक्टिव फॉर्म में है, लेकिन जैसे इंसुलिन बाइंड हुआ और ये टायरोसिन रेसिड्यूज फॉस्फोराइलेट हुआ, ये IRS प्रोटीन इसे रिकॉग्नाइज करेगा, और रिकॉग्नाइज करने के बाद यहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा। अटैच होकर ये अपने आप को भी फॉस्फोराइलेट कर लेगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो IRS1 प्रोटीन रिकॉग्नाइज किया टायरोसिन रेसिड्यू को, और फिर क्या हो गया, फॉस्फोराइलेट हो गया। फॉस्फोराइलेट होने के बाद ये क्या करेगा, सेल के अंदर एक और प्रेजेंट है, फॉस्फोटेडॉल आइनोसिटॉल 3 काइनेज। ठीक है, ये इसको भी इसके साथ बाइंड होकर इसे एक्टिवेट कर देगा, फॉस्फोटाइडोल आइनोसिटॉल 3 फॉस्फेट, और ये क्या करेगा, PIP2 को कन्वर्ट कर देगा PIP3 में। ठीक है, फॉस्फोटेडॉल आइनोसिटॉल फॉस्फेट 2 को कन्वर्ट कर देगा फॉस्फोटेडॉल आइनोसिटॉल 3 फॉस्फेट में, और ये PIP3 क्या करेगा, ATK को फॉस्फोराइलेट कर देगा। इसको क्या किया, फॉस्फोराइलेट कर दिया। ये ATK क्या करेगा, सेल के अंदर ग्लूट प्रेजेंट है, GLUT4, इस GLUT4 को ट्रांसलोकेट कर दिया। अब ये ग्लूट क्या कर सकता है, ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल है, ग्लूकोज प्रेजेंट है, ये इसे अपटेक कर सकता है इजिली सेल के अंदर। तो एक काम तो ये हो गया कि ATK क्या किया, इस ग्लूट को सेल मेम्ब्रेन में ट्रांसलोकेट कर दिया। अदर और भी फंक्शंस होते हैं, जैसे और क्या करता है, ये लीवर में जो ग्लूकोज बनने के प्रोसेस है उस प्रोसेस को स्टॉप कर देता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस के प्रोसेस को इनहिबिट कर देता है। आगे हम देखते हैं इंसुलिन के एक्शन को किस तरीके से अलग अलग सेल में अपने एक्शन को शो करता है। एक्शन ऑफ इंसुलिन इन डिफरेंट सेल्स। लीवर में ये क्या करता है, ग्लूकोज अपटेक को बढ़ा देता है, ग्लूट ट्रांसपोर्ट को ट्रांसलोकेट कर दिया तो ग्लूकोज वहां से एंटर होने लग गया सेल के अंदर, और ग्लाइकोजन सिंथेसिस को भी ये इंक्रीज कर देता है। ग्लाइकोजन सिंथेसिस को इनहिबिट क्या करता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस को इनहिबिट करता है, मतलब ग्लूकोज के फॉर्मेशन को इनहिबिट करता है, एंड ग्लूकोज आउटपुट इनहिबिट क्या किया, ग्लूकोनियोजेनेसिस। मसल्स सेल में क्या किया, इंक्रीज ग्लूकोज अपटेक। एडिपोज टिश्यू जो फैट सेल्स है वहां पे क्या किया, इंक्रीज ग्लूकोज अपटेक को बढ़ा दिया, एंड स्टोरेज एज फैट एंड ग्लाइकोजन, और फैट और ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर्ड रखा, ग्लूकोज में उसे कन्वर्ट नहीं होने दिया, फ्री फैटी एसिड में कन्वर्ट नहीं होने दिया। अब हम समझते हैं यहाँ पे ये और क्या इनहिबिट किया, इनहिबिट लिपोलाइसिस। लिपोलाइसिस क्या है, फॉर एग्जाम्पल ये एडिपोज टिश्यू है, एडिपोज टिश्यू एक सेल निकालते हैं हम यहाँ पे क्या होता है, फ्री फैटी एसिड कन्वर्ट हो जाते हैं ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में। फ्री फैटी एसिड किस में कन्वर्ट हो गया, ट्राइग्लिसराइड। फिर लिपोनियोजेनेसिस, ट्राइग्लिसराइड जब सेल के बाहर आना होता है तो ये कन्वर्ट होता है पहले फ्री फैटी एसिड में, और इस कन्वर्जन को कहते हैं हम लिपोलाइसिस। फ्री फैटी एसिड यहाँ से जब सिक्रीट हुआ कहाँ पे, ब्लड वेसल्स में, ब्लड वेसल्स में सिक्रीट होने के बाद ये कहाँ पे गया, फ्री फैटी एसिड गया लीवर में। लीवर में जाने के बाद ये फ्री फैटी एसिड लीवर यूज करेगा ग्लूकोज बनाने के लिए। ठीक है, तो हमें इसे रिलीज नहीं होने देना है, तो इस वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, लिपोलाइसिस वाले स्टेप को इनहिबिट करना होगा। तो इंसुलिन क्या करता है, इस ट्राइग्लिसराइड को फ्री फैटी एसिड में कन्वर्ट नहीं होने देता, मतलब इनहिबिट लिपोलाइसिस, एंड रिलीज ऑफ फ्री फैटी एसिड क्या हो गया, इनहिबिट हो गया।
विच फॉर्म सबस्ट्रेट फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस इन लीवर। ये फ्री फैटी एसिड ही लीवर यूज करता है ग्लूकोज बनाने के लिए। तो हमें ग्लूकोज बनने के लिए इस प्रोसेस को स्टॉप करना है, तो यहाँ पे लिपोलाइसिस के प्रोसेस को स्टॉप कर देता है इंसुलिन। ठीक है। इनहिबिट ग्लाइकोजिनोलाइसिस, मतलब ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनने के प्रोसेस को कहते हैं हम ग्लाइकोजिनोलाइसिस। मतलब यहाँ पे ग्लाइकोजन का क्या हो गया, लाइसिस, और वो कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज में। तो इसके कन्वर्जन को भी रोकना है, तो इंसुलिन क्या करता है, इसके कन्वर्जन को स्टॉप कर देता है लीवर में। ठीक है। आज के लेक्चर में हमने समझा इंसुलिन से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स है, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। इंसुलिन अगर सिक्रीट ना हो, या फिर बीटा सेल इंसुलिन बना ना पाए ढंग से, या फिर सिंथेसाइज तो हो बट वो रिसेप्टर से बाइंड ना हो पाए, तो अगर ऐसा हो तो फिर क्या हो सकता है। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। हैव अ गुड डे।